एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 50 से ज्यादा क्वेश्चंस की माइक्रो बुक है हमारी। उसमें जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मतलब 40 मार्क्स का क्या आता है माइक्रो और 40 मार्क्स का क्या आता है स्टैटिक्स। हम 40 मार्क्स के माइक्रो की बात करेंगे, जिसमें से मैं 50 से ज्यादा क्वेश्चंस को लेके आया हूं, जो कि एग्जाम ऑफ पॉइंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हर चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपके सामने रखेंगे। आपको उन्हीं पे क्या ज्यादा फोकस करना है ये मैं बता देता हूँ। ये कंपार्टमेंट एग्जाम, मिड टर्म एग्जाम और फाइनल एग्जाम तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी सेशन के हो, कभी भी देख रहे हो, इन क्वेश्चनों को जरूर ध्यान देना। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास को, तो वेलकम टू माय चैनल। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो पहले अध्याय में पहला और दूसरा अध्याय है, जिसमें 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 6, ठीक है। पहला तो है व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। दूसरा है आर्थिक समस्या तथा उसके उत्पन्न होने के कारण का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्या है, केंद्रीय समस्याओं का उल्लेख कीजिए। जो केंद्रीय समस्या है, ये सारा जो पहला चैप्टर है वो मैं अपने करवा चुका हूं, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो गाइस ठीक है। अब तीसरा क्या है, केंद्रीय समस्याओं का उल्लेख कीजिए। केंद्रीय समस्या वही क्या, कैसे, किसके लिए उत्पादन किया जाए, वही क्या है केंद्रीय समस्या है। और ये भाई सेपरेट भी पूछा जाता है कि क्या उत्पादन किया जाए से केंद्रीय समस्या को समझाइए, कैसे उत्पादन किया जाए कि केंद्रीय समस्या को समझाइए, किसके लिए उत्पादन किया जाएगी केंद्रीय समस्या को समझाइए। एक बार तुम वीडियो देख लोगे तो उसमें पूरा ही क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। इसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। पहला हो गया व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। दूसरा आर्थिक समस्या तथा उसके उत्पन्न होने के कारण। तीसरा क्या है, केंद्रीय समस्या क्या, कैसे तथा किसके लिए उत्पादन किया जाए, तीनों को समझाइए। अब भाई इसमें तुम तीनों को देखना और एक एक मतलब इसमें आता है सेपरेट क्वेश्चन आता है। हर जो केंद्रीय समस्या, तीनों केंद्रीय समस्या है ना, उनका सेपरेट क्वेश्चन बन के आता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इसमें। ठीक है, अब आता है चौथा क्या है, चौथा है उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता बताइए। किसे कहते हैं, और वक्र तथा तालिका द्वारा इसे समझाइए। और इसी में क्या है, पांचवा क्या है, उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता बताइए। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन था। 5वां में गया है, ये चौथा और 5वां मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और छठा क्वेश्चन क्या है, वास्तविक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर। तो गाइस ये 6 क्वेश्चन थे जो कि हमने अभी बात की। 6 क्वेश्चन ये सिर्फ पहले और दूसरे चैप्टर के हैं जो कि हमने अभी करे। अब आते हैं हम तीसरे और चौथे चैप्टर की तरफ। तो गाइस इसको तुम पहले क्या कर लो, देख लो और अपनी कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख लेना। तो गाइस तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तब अब आते हैं तीसरे और चौथे क्वेश्चन में, चैप्टर में। तो दोस्तों हमने तीसरे और पहले और दूसरे चैप्टर की तो बात कर ली। अब हम पर करेंगे तीसरे और चौथे चैप्टर की बात। तीसरे और चौथे चैप्टर में 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको लिख चुका हूं यहाँ पर। पहला क्या है, उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं, उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं। दूसरा क्या है, कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में संबंध बताइए। तीसरा क्या है, हार्समान सीमांत उपयोगिता का नियम बताइए। चौथा क्या है, एक वस्तु की दशा में उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या कीजिए। 11वां क्या है, 2 वस्तु की दशा में उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्या है, अंदिमान वक्र किसे कहते हैं और उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चौथा क्या है, बजट समीकरण रेखा या सेट के बारे में देखो। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, हमेशा ही पूछा जाता है, ऑलवेज ही पूछा जाता है। ये आपको याद रखना है कि इसका समीकरण ऐसा होता है। इसमें पूछता है कि क्या उपभोक्ता अपने मतलब जो इनकम है उससे ये खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता, ये बताना होता है। और क्या, इसका स्लोप भी बताना पड़ता है। स्लोप भी होता है, इसका स्लोप होता है ना, स्लोप भी बताना पड़ता है। स्लोप आता है पता है कैसे, px अपॉन में py से। ठीक है, तो ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, हमेशा 3 मार्क्स में पूछा ही जाता है। फिर आते हैं अंदिमान वक्र द्वारा उपभोक्ता संतुलन। अंदिमान के द्वारा उपभोक्ता संतुलन, अंदिमान वक्र देखो ऐसा बनता है, ऐसा होता है अंदिमान वक्र। अब उपभोक्ता संतुलन करेंगे तो ऐसे बनेगा, ये इसमें टच होता है ऐसे। ठीक है, ये उपभोक्ता संतुलन होता है, इस बिंदु पे उपभोक्ता संतुलन होता है। ठीक है, तो ऐसे ही भाई ये वीडियो देखो, ये है ना, ये पूरे साल होने वाली पढ़ाई है, उनको मैं अभी बता देता हूँ। और यही हमें क्या पढ़ना है, फ्यूचर में पढ़ना है। और जो बंदे पढ़ चुके हैं, जिनका कंपार्टमेंट का पेपर रह रहा है, तो उनको तो भाई आता ही होगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इनका रिवीजन करना है, इन्हीं चीजों का, जो कि तुम्हारे 40 में से 40 मार्क्स आराम से आ पाएंगे। और इससे बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, मेरे ये कहना है। तो गाइस देखिए, ये भी हो गया तीसरे और चौथा चैप्टर। तो तीसरे और चौथे चैप्टर का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ले लो गाइस, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो हमने कर लिया, अब करेंगे 5वां और छठा। ठीक है गाइस, तो शुरू कर रहे हैं हम। तो दोस्तों हमने तीसरे और चौथे चैप्टर की भी बात कर दी। अब आते हैं हम 5वें और छठे चैप्टर में, जो कि क्या है, मांग या डिमांड। ठीक है, अब आते हैं हम अध्याय 5 और 6 पे देखते हैं। पहला क्या है, मांग किसे कहते हैं तथा उस मांग को प्रभावित करने वाले कारक को बताइए। ठीक है, ये सेपरेट पूछा जाता है, मांग को प्रभावित करने वाले कारक को बताइए। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको 3 पॉइंट लिखने हैं उसके। अगर सेपरेट आता है तो तुम्हें क्या करना है, एक ही पॉइंट लिखना है आसानी से। ठीक है, फिर आता है मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि के या मांग में कमी के 3 कारणों को बताइए। मांग में वृद्धि भी आ सकता है और मांग में कमी भी आ सकता है। ठीक है, उसमें इन दोनों में से चॉइस है, कोई सा भी आ सकता है। फिर आता है 17वां क्वेश्चन, मांग का नियम बताइए, वक्र तथा तालिका द्वारा उल्लेख कीजिए।
मांग का नियम बताना है कि मांग किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो क्या होती है, मांग कम हो जाती है, कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है, यही बताना है। उसको एक तालिका के द्वारा और एक वक्र के द्वारा समझाना है। फिर आता है मांग में विस्तार तथा मांग में वृद्धि के में अंतर बताए, मांग में संकुचन तथा मांग में कमी में अंतर बताए, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन तथा मांग में परिवर्तन। इनमें से भाई कोई सा ना कोई सा आएगा, इन तीनों में से कोई ना कोई सा आएगा जरूर। कितने का? 4 मार्क्स का। ये लिख लेना कहीं पर, इन तीनों में 1 2 3 इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का अंतर में, ये कंफर्म है, आएगा ही आएगा। फिर आएगा मांगी गई मात्रा में, वो तो हो गया, इन तीनों में से कोई ना कोई सा आएगा ही। फिर आता है मांग की लोच किसे कहते हैं, मांग की लोच किसे कहते हैं तथा उसके प्रकार बताइए। मांग की लोच होते हैं 5 प्रकार होते हैं। एक होता है ईडी, ईडी इक्वल टू 0, ईडी लेस देन 1, एक होता है ईडी मोर देन 1, ईडी इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है। ऐसे एक और होता है ईडी लेस देन 1 और ईडी इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे इतने होते हैं, इतने प्रकार के हमारे क्या होते हैं, ईडी के प्रकार होते हैं। अब उसी को तुम्हें बताना है कि कौन सा लोचदार है, कौन सा पूर्णतः लोचदार है, कौन सा बेलोचदार है, इन सब के बारे में तुम्हें बताना है, ठीक है। अब आता है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। जो मांग की लोच है उनको प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। एक तो मांग होता है मांग को प्रभावित करने वाले कारक, और एक होता है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। फिर आते हैं एक आते हैं सामान्य वस्तु तथा घटिया वस्तु में अंतर बताइए। और लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट जो कि 3 मार्क्स का पूछा जाता है, 3 मार्क्स का ईडी का न्यूमेरिकल। ईडी के न्यूमेरिकल में 2 फॉर्मूले हैं ईडी के, जो कि मैं लिखवा देता हूं यहाँ पर। ईडी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन में क्वांटिटी। और दूसरा फॉर्मूला है परसेंटेज वाला, चेंज इन क्वांटिटी इन परसेंट अपॉन में चेंज इन प्राइस इन परसेंट। तो गाइस ये हमारा 5वां और 6ठा चैप्टर भी देखो हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बहुत इंपॉर्टेंट है ये आने का, देखो स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में लिख लेना अपनी, ठीक है। ले लो गाइस स्क्रीनशॉट और अपनी कॉपी में नोट कर लो, सारे क्वेश्चन एक साथ लिखना चैप्टर वाइज, ओके। तो अब आते हैं चैप्टर नंबर 7। तो दोस्तों हमने 1 से लेकर 6 तक तो बात कर ली चैप्टर की। अब आते हैं 7वें चैप्टर में। तो देखो 7वां चैप्टर में 6 क्वेश्चन है सिर्फ। पहला क्या है, कुल उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद में संबंध बताएं, मतलब डीपी और एपी में एमपी में संबंध बताना है। दूसरा क्या है, औसत उत्पाद तथा एमपी में संबंध बताइए, मतलब एपी तथा एमपी में संबंध बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस ये वाला, इसको तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, जो कि हमेशा ही पूछा ही जाता है। कोई सा भी एग्जाम हो, कंपार्टमेंट, मिड टर्म और फाइनल एग्जाम, सब में ही पूछा जाने वाला प्रश्न है। परिवर्ती अनुपात का नियम बताए तथा उनकी तीनों अवस्थाओं का वर्णन करे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भाई पढ़ ही लेना आराम से। फिर आता है तीसरा के, इन्हीं के जो 3 अवस्थाएं होती है, पहली तो वर्धमान प्रतिफल की, दूसरी ह्रासमान, तीसरी ऋणात्मक। अब आता है ये होती तो है पर इसके क्या होते हैं अवस्थाओं के कारण क्या है, वो भी क्वेश्चन बनता है। तो ये इनमें से कोई सा भी एक पूछ लिया जाएगा, वो भी कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स से पूछ लिए जाते हैं, 5 या 3 मार्क्स, 3 मार्क्स का पूछा जाता है मोस्टली, 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। अगर तीनों पूछे जाएंगे तो 5 मार्क्स से पूछे जाएंगे, सेपरेट पूछा जाएगा तो 3 मार्क्स का। तो गाइस हमारा 7वां चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो गाइस स्क्रीनशॉट और कॉपी में नोट कर लो सीक्वेंस वाइज। तो अब आते हैं 8वें चैप्टर पे, चलो। तो गाइस 7वां चैप्टर भी आपने देख लिया होगा। तो आते हैं 8वें चैप्टर में, जिसका नाम है कॉस्ट या लागत। तो उसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें गाइस सिर्फ 4 क्वेश्चन है। पहला क्या है, कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्ती लागत में अंतर बताइए। भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो मिड टर्म हुआ था उसमें, नहीं मिड टर्म नहीं, अभी जो फाइनल हुआ था, फाइनल एग्जाम हुआ था, कब हुआ था, 2 तारीख को हुआ था। 2 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, 2 तारीख को या नहीं 1 तारीख को हुआ था, 1 मार्च को जो एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि 5 मार्क्स का था, 5 मार्क्स का था, 5 मार्क्स का था। वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, तो इसे पढ़ लेना। दूसरा क्या है, कुल साधन लागत टीसी को तालिका तथा वक्र की सहायता से समझाइए तथा इसके व्यवहार को भी समझाइए। ये क्वेश्चन है 32वां। फिर आता है 33वां, औसत परिवर्ती लागत मतलब एबीसी तथा सीमांत लागत में संबंध बताए, एबीसी तथा एमसी में संबंध बताना है। और आता है 34वां, कुल परिवर्ती लागत तथा डीवीसी तथा एमसी में संबंध बताए। ये गाइस है हमारा 8वां चैप्टर। 8वें चैप्टर में सिर्फ 4 क्वेश्चन है, तो गाइस स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। तो आते हैं हम 9वें सीधा चैप्टर पे, तो गाइस स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइस हमारा 8वां चैप्टर भी हमने खत्म कर दिया। आते हैं 9वें क्वेश्चन में, जिसका नाम क्या है, रिवेन्यू। रिवेन्यू मतलब रिवेन्यू, आगम नाम है इस चैप्टर का। ये चैप्टर नंबर 9 है, इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम, औसत आगम तथा सीमांत आगम में संबंध बताएं, मतलब डीआर, एआर तथा एमआर में संबंध बताएं। और दूसरा क्या है, अपूर्ण प्रतियोगिता में बाजार में डीआर, एआर तथा एमआर में संबंध बताएं। अगर ये नहीं आया तो ये आएगा, ये नहीं आया तो ये आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक तो आएगा ही। और इसके न्यूमेरिकल 3 या 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे। इसके फॉर्मूले में बता देता हूं। टीपी क्या होता है, टीआर होता है एआर इंटू में क्यू। हम एआर को ही क्या कहते हैं, प्राइस कहते हैं, ठीक है। फिर आता है एआर किसके इक्वल होता है, एआर इज इक्वल टू टी आर अपॉन में क्यू। अब आता है हमारे पास एमआर इक्वल टू चेंज इन टीआर
अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। इसका एक और फॉर्मूला होता है टी आर इक्वल टू सिग्मा एम आर। तो गाइस ये चार फॉर्मूले हैं, इनके बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल हो सकता है हमारा इसका रिवेन्यू का सॉल्व। तो ठीक है गाइस, और भी एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि कुल आगम तथा सीमांत आगम में संबंध बताए, कुल आगम तथा औसत आगम में संबंध बताए, इनके में भी संबंध आ सकते हैं। तो गाइस इन्हें पढ़ लेना। इसमें क्या है 3 क्वेश्चन है सिर्फ, और तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। ठीक है, अब आते हैं इसके साथ सीधे 10वें चैप्टर पे। तो दोस्तों हमने नोवा भी खत्म कर दिया। बातें हम 10वें पे। 10वां चैप्टर है हमारा पूर्ति या सप्लाई। उसमें सिर्फ कितने क्वेश्चन है, 2 2 4 6 प्रश्न है। इसमें सिर्फ कितने हैं, 6 प्रश्न। 6 प्रश्नों के भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें पढ़ लेना। इनमें से आने के बहुत चांसेस है। पहला क्या है, पूर्ति का नियम बताए, पूर्ति का नियम पहला। दूसरा क्या है, पूर्ति से क्या अभिप्राय है तथा पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक को बताए। ठीक है, फिर आता है पूर्ति में वृद्धि तथा पूर्ति में कमी के 3 कारण बताइए। या तो पूर्ति में वृद्धि आ सकता है, या तो पूर्ति में कमी के 3 कारण आ सकते हैं, ये बताना होगा, जो कि क्या 6 मार्क्स में पूछा जाएगा, 6 मार्क्स में पूछा जाएगा। फिर आता है पूर्ति में विस्तार तथा वृद्धि में अंतर बताया। जैसे हमने मांग में पढ़ा था वैसे पूर्ति में भी पढ़ेंगे। फिर आता है 42वां क्या है, पूर्ति में संकुचन तथा कमी में अंतर बताया। पूर्ति में संकुचन मतलब संकुचन और कमी में अंतर बताना है। फिर 43वां क्या है, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन तथा पूर्ति में परिवर्तन होता है। तो गाइस ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। ये लो 44 हो जाएंगे, इसके न्यूमेरिकल मिला दिया तो न्यूमेरिकल मिला दिया तो ईएस का न्यूमेरिकल क्या था, ईएस इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू में प्राइस अपॉन में क्वांटिटी। तो इसका ईएस का दूसरा फॉर्मूला क्या है, चेंज इन क्वांटिटी इन परसेंट अपॉन में चेंज इन प्राइस इन परसेंट। जैसे कि हमने ईडी का पढ़ा था वैसे ईएस का होता है। तो गाइस ये हमारा ये चैप्टर 10वां भी क्या हो गया है, चैप्टर 10वां भी हमारा क्या समाप्त हो गया है। तो गाइस इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है गाइस, स्क्रीनशॉट ले लो। आते हैं जल्दी 11वें चैप्टर पे। तो गाइस हमने 11वां भी चैप्टर क्या कर दिया है खत्म, मतलब 10वां चैप्टर खत्म कर दिया। अब आ गए हैं 11वें चैप्टर पे। 11वां चैप्टर हमारा क्या है, उत्पादक संतुलन। उत्पादक संतुलन में कब होता है वो उसकी हम बात करेंगे। उत्पादक संतुलन में जब होगा जब उसे क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आएगा इसका क्या है, 45वां क्वेश्चन है। इसमें क्या 2 ही क्वेश्चन है, इन दोनों में से एक ना एक तो आएगा ही गाइस, ये मैंने बता दिया। पहला क्या है, उत्पादक संतुलन तथा उत्पादक संतुलन की विधियों को बताए। एक है एमसीएमआर विधि, एमसीएमआर तथा एक टीसी और टीआर विधि है। ठीक है, इनसे हमें क्या करते हैं, निकालते विधियां होती है। पर हमारे सिलेबस में यही है, तो मतलब यही फुल चांस है कि ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये भी क्वेश्चन नहीं बन सकता, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें भाई ताला लगा दो भाई इसमें। ठीक है, क्योंकि ये आने ही वाला क्वेश्चन है, ताला लग चुका है, ये क्वेश्चन आएगा, ये वाला आएगा। क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सीमांत लागत तथा सीमांत आगम को क्या कहते हैं, एमआर कहते हैं। एमआर से उत्पादक संतुलन को तालिका तथा वक्र के द्वारा समझाइए। तो गाइस इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हमारा 11वां चैप्टर क्या है, कंप्लीट हो गया है। तो हम आते हैं 12वें चैप्टर की तरफ। तो गाइस हमारा 11वां चैप्टर भी हो गया। तो हम लास्ट के 2 चैप्टर है 12वां और 13, उसको हम एक ही बार में देख लेंगे, जो कि 5 क्वेश्चन है। सिर्फ 5 क्वेश्चनों में जो इंपॉर्टेंट है वो लिखा है सिर्फ मैंने। तो आते हैं हम 12वें और 13वें चैप्टर पे, जिसमें कि 5 क्वेश्चन है। पहला क्या है, बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्या है, यदि बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति दोनों एक साथ वृद्धि करें तो संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब क्या है, कोई डिमांड है, डिमांड भी बढ़ेगी और सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो उसका ना क्या बताना है, क्या प्रभाव क्या पड़ेगा संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा। पहले तो ये देखो, ये होता है हमारा क्या, इस पॉइंट ये बिंदु है, यहाँ पर क्या है, बाजार संतुलन में है। ये पी है, ये क्यू है, ये क्या है, संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा। अब दोनों बढ़ेगी, ये जो क्या हमारा डिमांड बढ़ेगा तो इस तरफ आएगा, सप्लाई बढ़ेगी तो इस तरफ आएगी। तो क्या ये ऊपर जाएगा, ये थोड़ा सा, ये इस तरफ जाएगा। तो क्या होगा कि बाजार, ये समझ में आ गया। ठीक है, डिमांड बढ़ेगी या सप्लाई बढ़ेगी, इसके 3 केसेस बनेंगे। पहले डिमांड सप्लाई है, जो कि एक साथ बराबर बढ़ेगी। डिमांड ज्यादा बढ़ गई और सप्लाई कम ही बढ़ेगी। ठीक है, और डिमांड ज्यादा बढ़ी है पर क्या सप्लाई उससे ज्यादा बढ़ी है। ठीक है, दोनों ही बढ़ रहे हैं पर इसका अनुपात है ना जो सेम नहीं है। इसमें क्या अनुपात सेम होगा जब दोनों बराबर में बढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइस इसमें क्या करना है, यदि बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति दोनों एक साथ वृद्धि करे तो संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा में क्या परिवर्तन होगा। इसमें क्या होगा, संतुलन कीमत बढ़ जाएगी, संतुलन मात्रा वो हो जाएगी। ठीक है, तो आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता बतानी। पूर्ण प्रतियोगिता वेरी इंपॉर्टेंट भाई। इन तीनों विशेषता है, ये तो सेपरेट पूछ लेगा एक एक करके। इनमें से इन तीनों में से एक विशेषता तो आएगी। कितने नंबर की, 4 मार्क्स की। 4 मार्क्स की नहीं आएगी तो 3 की तो जरूरी आएगी। इनमें से एक ना एक आएगी, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे टिक लगा लेना गाइस। 49वें क्वेश्चन पे, और ये इन दोनों में से एक आएंगे। तो गाइस इसमें से आएगा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर। इसमें से आएगा कितने, 10 मार्क्स का आएगा। 30 में से 30 तो उन 11 चैप्टर में से आएगा, पर ये जो दो चैप्टर है ना, इनमें से मिला के 10 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 3 या 4 मार्क्स का इसका आएगा।
5 मार्क्स का इसका आएगा, वो 1-2 नंबर का इनमें से आ जाएगा कोई सा भी। तो गाइस ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर ये यहाँ खत्म होता है गाइस। और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना, चैनल को नए हो तो और सब्सक्राइब कर दो, और इसके आंसर तुम्हें और कहीं नहीं मिलेंगे, इसी चैनल पे मिलेंगे गाइस, सब्सक्राइब कर दो। हमने जो बताया था 50 प्लस क्वेश्चन उसको हमने किया, देखो क्या हुआ, ठीक है। तो गाइस हमने 50 प्लस क्वेश्चन को हमने देख लिया, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसे पढ़ना ही है। और अब गाइस अपनी क्या कहने, इस सारे आंसर हमें कहाँ मिलेंगे, इसी चैनल पे मिलेंगे गाइस। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को दबाना। आपका सोनू सा। तो गाइस धन्यवाद।